57 रात का वक्त, जानवी का फ्लैट। जानवी बैठकर कुछ साड़ियाँ कलेक्ट कर रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजा। जानवी ने देखा तो ऋचा का कॉल था। वो कॉल रिसीव करके बोली, मैम आपने इतनी रात को कॉल किया, कोई बात है? सामने से ऋचा बोली, देखो जाना, मुझे पता है कि तुम राघव सिंह रघुवंशी का सामना कर सकती हो, लेकिन मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दे सकती और कल सुबह मैं तुम्हें गोवा से दूर भेज दूँगी। जानवी बोली, लेकिन मैम कल सिया स्वयंवर है और मुझे सिया माँ को सजाना है, उसके पहले मैं कहीं नहीं जा सकती। ऋचा बोली, ठीक है, लेकिन मेरे गार्ड्स तब तक तुम्हारे साथ रहेंगे जब तक तुम मंदिर से अपने पूजा और सिया स्वयंवर ख़त्म करना कर लो। जानवी बोली, नहीं मैम, सिया स्वयंवर का मुहूर्त सुबह के 7 बजे है, तब तक राघव सर की नींद ही नहीं खुलती। लेकिन मैं मुझे लेकर इमोशन समझती हूँ, इसलिए आप जो चाहती हैं कर सकती हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगी। इतना बोलकर जानवी ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और खुद से बोली, आपसे दूर जाकर रहूंगी मैं राघव सर, आप जैसे इंसान की मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं। इतना बोलकर जानवी ने अपना लगेज पैक किया और चुपचाप राघव की तस्वीर को अपने सीने से लगाकर सो गई। सुबह का वक्त, गोवा का राम मंदिर। जानवी मुस्कुराते हुए सिया मैया का श्रृंगार कर रही थी, क्योंकि आज तो इस मंदिर में जानवी का आखिरी दिन था। लेकिन राघव जी हर जगह हैं, ये सोचकर वो अपने आप को शांत कर रही थी। वो सिया मैया का श्रृंगार करते हुए खुद से बोली, आपकी वजह से मुझे अपनी माँ, अपनी मानसी और अपनी सबसे प्यारी भाई वीर को छोड़ना पड़ा। मुझे मेरे सबसे प्यारे राघव जी के मंदिर को छोड़ना पड़ा, अपनी दुनिया बदलनी पड़ी। आज भी मैं अपने परिवार का ख्याल रखती हूँ, लेकिन उनके पास नहीं है। यहाँ तक कि मेरी फैमिली को भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। ये सब सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से। लेकिन मैं कभी भी आपको आपके मकसद में कामयाब नहीं होने दूँगी, कभी नहीं। सीता मैया का श्रृंगार ख़त्म करने के बाद पंडित जी आ गए और वो जानवी की तरफ देख के बोले, जानवी बेटिया, तुमने तो बहुत अच्छा श्रृंगार कर दिया है। अब मुहूर्त से शादी हो जाएगी राम जी और सीता मैया की। पंडित जी की बात पर जानवी मुस्कुरा दी, लेकिन तभी उसने देखा कि पंडित जी कुछ परेशान दिख रहे हैं, तो बोले, क्या क्या बात है बाबा, आप परेशान लग रहे हैं? पंडित जी बोले, हाँ बेटा, वो क्या है ना कि राम जी के वस्त्र आ तो गए हैं, लेकिन बस थोड़ा सा काम बाकी है। जानवी बोली, कोई बात नहीं बाबा, मैं वस्त्र तैयार करके ले आऊँगी, फिर आप विवाह की रस्में शुरू कर दीजिएगा। इतना बोलकर जानवी मंदिर से बाहर आई और वस्त्र तैयार करने लगी। वस्त्र तैयार करने के बाद जानवी उसे लेकर मंदिर में जाने लगी। अभी वो मंदिर के पास पहुंची ही थी कि तभी उसके सामने 10 लग्जरी कार आके रुकी। जानवी अभी कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि तभी एक कार में से राघव निकला और जानवी के पास आके बोला, मुझे तुमसे बात करनी है, तो चलो मेरे साथ। लेकिन जानवी अपनी नज़रें फेर कर बोली, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप प्लीज़ जाइए यहाँ से, मुझे राघव जी की पूजा करनी है। राघव गुस्से में बोला, हाँ मैं तो भूल ही गया था कि तुम बात सुनती कहाँ हो, तो चलो, मुझे भी अपनी बात मनवानी बहुत अच्छे से आती है। इतना बोलकर राघव ने जानवी को अपने बाहों में उठा लिया और अपने कार में ले जाकर बैठाकर खुद भी कार में बैठ गया। लेकिन कार में गया तो राघव की नज़र जानवी पे गई, क्योंकि अपने गुस्से में राघव ने जानवी को ध्यान से नहीं देखा था। जानवी ने रेड कलर की शिफॉन की साड़ी पहन रखी थी, क्योंकि आज राम विवाह था। लेकिन यहाँ राघव की नज़र जानवी पर से हिल ही नहीं रही थी और तभी राघव की नज़र जानवी के कमर पे गई, जहाँ से साड़ी हल्की सी हट गई थी और जानवी की गोरी कमर और पेट राघव को दिख रही थी। जानवी को इतनी सुंदर राघव ने पहले कभी नहीं देखा था और जानवी को देखकर राघव का दिल जोरों से धड़क रहा था और उसके शरीर में आग लग रही थी और जानवी के होठ लगातार चढ़ रहे थे, क्योंकि जानवी राघव के ऊपर चिल्ला रही थी कि तभी राघव ने अपना एक हाथ जानवी के कमर पर रख दिया और उसे अपने बहुत करीब खींच लिया। ये देखकर जानवी गुस्से में राघव को देखने लगी और तभी राघव ने जानवी के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसके शरीर से उसकी साड़ी अलग करने लगा। जानवी को जब फील हुआ कि राघव के साथ क्या करना चाहता है, तो वो गुस्से में राघव को खुद से दूर झटक कर बोली, क्या कर रहे हैं आप? करना क्या चाहते हैं आप? रखेले बनाकर रखना चाहते हैं मुझे अपनी? जानवी के ये बोलने पर राघव बहुत ज़्यादा शौक में था, लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा था कि जानवी ऐसी बात कैसे बोल सकती थी। लेकिन जानवी तो इस वक्त बहुत गुस्से में थी। लेकिन ये सुनकर राघव भी आग बबूला हो गया और कार में से निकलकर बाहर आ गया और जानवी को कार से निकालकर उसका हाथ पकड़कर मंदिर में ले जाने लगा। जानवी राघव से अपना हाथ छुड़ा रही थी, लेकिन राघव जानवी को घसीट कर मंदिर में ले जा रहा था। मंदिर में ले जाकर राघव ने जानवी को खड़ा किया और पंडित जी की तरफ देख के बोला, ओए पंडित, अभी के अभी शादी का मंत्र बोल और हमारी शादी करवा। राघव की बात सुनकर जानवी शॉक्ड हो गई और जल्दी से बोली, नहीं, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। राघव ने देखा कि और भी पंडित हैं जो कि राम जी और सीता मैया का विवाह करा रहे हैं, तो वो बोला, अगर ये शादी पूरी होने के पहले हमारी शादी नहीं हुई तो यहाँ पे लाशें बिछाने में मुझे देर नहीं लगेगी। लेकिन तभी वहाँ पर ऋचा के गार्ड्स आ गए और वो बोले, जानवी मैम को छोड़ दो,
हम ये शादी नहीं होने देंगे। लेकिन वो आगे कुछ बोल पाते, लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि राघव इस वक्त हैवान बन गया था। उससे अपनी बंदूक निकाली और बिना सोचे समझे अचानक ऋचा की गार्ड पर फायरिंग कर दी। ये देखकर जाह्नवी सहम गई। वो बोली, आप ऐसे मेरे करीब नहीं आ पाए तो अब यही तरीका आजमा रहे हैं आप? राघव बोला, अब चुपचाप मुझसे शादी करो, नहीं तो जितने भी लोग यहाँ हैं सबकी जान जाएगी। पंडित जी बोले, लेकिन तुम ऐसे ज़बरदस्ती शादी नहीं कर सकते। राघव पंडित जी पे बंदूक पॉइंट करके बोला, अब भी नहीं कर सकता। राघव की बात सुनकर पंडित जी डर गए और मंत्र पढ़ने लगे। लेकिन जाह्नवी खुद को छुड़ा रही थी कि तभी वहाँ ऋचा आ गई और खुद आदमियों को लेकर आई थी। अपने आदमियों की तरफ देख के बोली, पकड़ लो सबको, ये शादी नहीं होगी। फिर वो जाह्नवी की तरफ देख के बोली, जाना तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगी। राघव मुस्कान के साथ बोला, अच्छा हुआ तुम आ गई, क्योंकि तुम्हें मेरी जान को मुझसे अलग करना चाहती थी ना, तो अब तुम्हारे सामने मेरी जाह्नवी को मैं अपना बनाऊँगा। और तभी ऋचा ने देखा कि उसके सारे आदमी उसके ऊपर गन पॉइंट करके खड़े हैं। उन्हें देखकर राघव बोला, पकड़ के रखो इसको। फिर वो जाह्नवी की तरफ देख के बोला, जान, बहुत शौक है ना तुम्हारे खुद को छुड़ाने का, मुझसे दूर जाने का, और ये ऋचा भी तुम्हारा साथ दे रही थी। तो अब अगर तुम ज़रा सी भी शादी से दूर भागने की कोशिश की तो तुम्हारी प्यारी ऋचा मैम को जिंदा जला दूंगा। आज तुम्हारे राघव जी भी तुम्हारा मेरे होने से नहीं रोक पाएंगे। आज तुम्हारे राघव जी के सामने ये राघव तुम्हारे हमेशा के लिए अपना बनाएगा। जाह्नवी ने यह सुना तो राघव की तरफ बेबसी से देखने लगी। फिर वो राम जी की मूर्ति की तरफ देखने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो कह रही हो कि उसे विश्वास है कि उसके राघव जी उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। लेकिन शायद किस्मत को राम जी भी नहीं टाल सकते थे। फिर उन्होंने जाह्नवी की किस्मत में राघव को ही लिखा था। फिर सारी रस्में हुई, लेकिन राघव सारी रस्में बहुत गुस्से में कर रहा था, क्योंकि जाह्नवी उससे शादी नहीं करना चाहती थी। फिर फेरे होने लगे, लेकिन जाह्नवी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जिंदा लाश हो गई हो। वो बिना इमोशन के चुपचाप फेरे ले रही थी। फिर पंडित जी ने राघव को मंगलसूत्र पहनाने को कहा तो राघव ने अपने पॉकेट से अमेरिकन डायमंड और काली मोती का एक बहुत ही एक्सपेंसिव और खूबसूरत मंगलसूत्र निकाला और जाह्नवी के गले में बांध दिया। फिर पंडित जी ने राघव से जाह्नवी के सिंदूर लगाने को कहा तो राघव ने देखा कि इधर राम जी और सीता जी का विवाह हो रहा है और वहाँ एक थाल में सिंदूर रखा हुआ था। उसने अपने आदमी से सिंदूर मंगवाया और थाली में से अपनी मुट्ठी भरकर सिंदूर जाह्नवी के मांग में भर दिया। राघव ने जाह्नवी की मांग में सिंदूर ऐसे भरा था कि उसके पूरे बाल, चेहरे पर और उसके कंधे पर सिंदूर गिर गया था। उसका पूरा चेहरा सिंदूर से ढक गया था। जाह्नवी पूरी तरह से सिंदूरी हो गई थी और ये सब ऋचा भी बेबसी से देख रही थी। उसे भी रोना आ रहा था। आखिर वो जाह्नवी को बचा नहीं पाई थी राघव से। इसके बाद राघव ने जाह्नवी के बाहों को पकड़कर उसे खड़ा किया और बिना उसकी तरफ देखे बोला, आज से तुम मिसेस राघव से रघुवंशी हो, मतलब अब मेरी पत्नी हो तुम। लेकिन जाह्नवी को तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप राम और सीता की मूर्ति की तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो उनसे कह रही हो कि आज उनका विश्वास उन पर से उठ गया। आज जहाँ एक तरफ राम जी और सीता जी का विवाह बहुत ही प्रेम और विश्वास के साथ हुआ, वहीं राघव ने जाह्नवी को ज़बरदस्ती अपना बना लिया। लेकिन आगे क्या होने वाला था ये तो राघव जी ही जानते थे। चैप्टर 58। राघव और जाह्नवी की शादी हो चुकी थी। आज जाह्नवी की पूरी दुनिया ही बदल गई थी। आज वो चाह कर भी रो नहीं पा रही थी। जिस इंसान से वो इतना प्यार करती थी उसने उसके साथ ऐसा किया था। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। शायद आज जाह्नवी का राघव के लिए प्यार ही मच गया था। पंडित जी और ऋचा भी जाह्नवी को बेबसी भरी नज़रों से देख रहे थे। आज कोई भी जाह्नवी के लिए कुछ नहीं कर पाया। उसके राघव जी भी जाह्नवी को राघव से नहीं बचा पाए। राघव को जो करना था उसने कर लिया। ऋचा बोली, जाना, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अभी यहाँ से लेकर चली जाऊँगी। लेकिन जाह्नवी कुछ नहीं बोल रही थी और तभी राघव की नज़र जाह्नवी पे गई। जाह्नवी चुपचाप राम और सीता जी की तरफ देख रही थी। जाह्नवी की मांग में सिंदूर उसके पूरे चेहरे पर फैला हुआ था। उसका चेहरा सिंदूर की वजह से और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तभी राघव ने जाह्नवी को कमर से खींचकर खुद से चिपका कर बोला, जान, अब अपने घर जाने का वक्त आ गया है। लेकिन जाह्नवी अब भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। फिर राघव ने जाह्नवी को अपने बाहों में उठाया और कार में लेकर बैठ गया और खुद ड्राइव करने लगा। रघुवंशी पैलेस। इधर नीलिमा जी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में घूम रही थी। वो शंभू की तरफ देख के बोली, जाके गेट बंद कर दो, नहीं आएगा राघव जाह्नवी को लेकर यहाँ। नीलिमा जी की बात सुनकर देवराज जी बोले, आप क्या बात कर रही हैं नीलिमा जी? आज आपका बेटा आपकी बहू को लेकर आ रहा है और आप ऐसी बातें कर रही हैं। नीलिमा जी तंज भरी मुस्कान के साथ बोली, हाँ सच, बहू को लेकर आ रहा है। क्यों? लेकिन जब तक बहू चाहती थी कि बेटा शादी करे तब तक तो मेरे बेटे को समझ ही नहीं आ रहा था और आज उसने ज़बरदस्ती कर ली। सच में आपका ही बेटा है वो। मैंने उससे लाख बार कहा था कि जाह्नवी को मना के लाना, उसके साथ कोई ज़बरदस्ती मत करना, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। तो अब मैं उसे इस घर में कदम भी नहीं रखने दूंगी। देवराज जी बोले, ऐसा नहीं होगा। नीलिमा जी बोली, ठीक है, तब मैं इस घर से चली जाती हूँ।
देवराज जी शॉक्ड होकर बोले, कैसी बात कर रही हैं आप नीलिमा जी, ये घर आपके बिना कुछ भी नहीं है। और तभी महेंद्र, माधुरी और सांची भी आ गए। सांची बोली, बड़ी माँ आप ऐसे कैसे जा सकती हैं। लेकिन देवराज जी नीलिमा जी की जीत को जानते थे। वो बोले, आप जैसा कहेंगी वैसा होगा, लेकिन प्लीज़ राघव बहुत दिन बाद घर आ रहा है तो बहू को भी आने दीजिए। आपको तो पता है ना कि राघव की जान बसती है जानवी में। नीलिमा जी बोली, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, जानवी से जुड़े सारे फैसले मैं लूँगी और कोई कुछ नहीं बोलेगा। जानवी बहुत मासूम है, अब मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। देवराज जी बोले, ओके, आप जो बोल रही हैं वही होगा, मैं वादा करता हूँ, लेकिन अब बहू के स्वागत की तैयारियाँ कीजिए। और फिर राघव और जानवी के स्वागत की तैयारियाँ होने लगी और तभी 25 लग्जरी कारें आकर राघववंशी पैलेस के सामने खड़ी हो गई और एक में से राघव के गार्ड निकलकर राघव की कार का दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खोलते ही राघव बाहर आता है और जानवी की तरफ का दरवाज़ा खोलकर जानवी का हाथ पकड़कर घर के अंदर आता है। नीलिमा जी आरती की थाल लेकर आई थी। खुश तो वो भी बहुत थी। आखिर आज उनके बेटे को उनका प्यार जो मिला था, तरीका भले ही गलत था, लेकिन अपने प्यार की वजह से राघव ने ऐसा किया था और ये बात नीलिमा जी बहुत अच्छे से जानती थी। जानवी और राघव की आरती की और तभी शंभू कुमकुम की थाल लेकर आया और राघव जानवी के सामने रख दिया। नीलिमा जी जानवी को देख के बोली, बेटा इस पे अपने पैरों को रखकर घर में प्रवेश करो। लेकिन जानवी को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। फिर नीलिमा जी ने जानवी को ध्यान से देखा तो जानवी का चेहरा पूरी तरह से सिंदूरी हो गया था। खूबसूरत तो वो बहुत ज़्यादा लग रही थी, शायद कोई अप्सरा से भी ज़्यादा खूबसूरत ना हो, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी का कोई रौनक नहीं थी और ये देखकर नीलिमा जी को अच्छा नहीं लग रहा था कि तभी सांची बोली, वाह बड़ी माँ, मतलब भाभी इतनी खूबसूरत है। तभी तो भाई इतनी ज़्यादा फ्लैट है भाभी पे। लेकिन जानवी के चेहरे पर अब भी कोई इमोशन नहीं थे। लेकिन राघव ने तभी जानवी को पकड़कर उसका पैर कुमकुम की थाल में रखवा दिया और उसे लेकर घर में प्रवेश किया। जानवी की हालत बहुत ख़राब थी। ये देखकर नीलिमा जी सांची की तरफ देख के बोली, सांची बेटा अपनी भाभी को रूम में ले जाओ। नीलिमा जी की बात मानकर सांची जानवी को पकड़कर रूम में ले जाती। जानवी जब रूम में घुसी तो देखती ही रह गई, क्योंकि वो कभी रघुवंशी पैलेस में नहीं आई थी और राघव के रूम में जानवी की बड़ी बड़ी तस्वीर बहुत खूबसूरत तरीके से लगी हुई थी। लेकिन ये देखने के बाद भी जानवी जैसे कि तैसी ही रह गई। सांची बोली, भाभी आप यहीं रहें, अभी भाई आ जाएंगे। इतना बोलकर सांची भी चली गई। इधर नीलिमा जी राघव को अपने रूम में ले गई और गुस्से में बोली, मैंने तुझसे कहा था ना कि जानवी को प्यार से मना के लाना, लेकिन तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। क्या ज़रूरत थी जानवी के साथ ज़बरदस्ती शादी करने की? प्यार करती थी वो भी तुझसे, लेकिन तूने आज उसका प्यार, उसकी मासूमियत सब ख़त्म कर दी। राघव बोला, मैं ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था, मैं सिचुएशन ही ऐसी थी। अगर मैं जानवी से शादी नहीं करता तो वो एक बार फिर से मुझसे दूर हो जाती और मैं फिर से उसे खुद से दूर नहीं होने देना सकता था। अब आपको ये गलत लगे या सही? इतना बोलकर राघव बिना नीलिमा जी की बात सुने वहाँ से चला गया। नीलिमा जी अपने सर पर हाथ रख के बोली, क्या करूँ मैं इस लड़के का? इसकी हरकतें जानवी को इससे सिर्फ दूर ही कर रही हैं। इधर राघव अपने रूम में आया तो देखा कि जानवी चुपचाप खिड़की से लगकर चांद को देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। लेकिन जानवी चांद को रोशनी में लाल साड़ी में और भी खूबसूरत लग रही थी। उसकी खूबसूरती राघव का दिल चीर रही थी। राघव जल्दी से जानवी के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ पलट कर देता है और उसके कमर को पकड़कर अपने करीब खींचकर अपने होठों को जानवी के होठों के करीब कर देता है। फिर वो जानवी के चेहरे को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, सच, आज तुम्हारी खूबसूरती किसी को भी मार सकती है। मुझे और मेरे गुस्से को सिर्फ तुम शांत कर सकती हो। देखो ना, बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे, लेकिन तुम्हें देखते ही पता नहीं कहाँ चला गया। राघव ये सब सिर्फ इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो चाहता था कि जानवी उसकी तरफ देखे। उसे जानवी की अटेंशन चाहिए थी, उसका प्यार चाहिए था। लेकिन जानवी के पास तो ना ही प्यार बचा था और ना ही मासूमियत। वो अब भी कुछ नहीं बोल रही थी, चुपचाप राघव के बाहों में खड़ी थी। और राघव, जो कि जानवी को होठों को अपने होठों से टच करने के लिए पागल हुआ जा रहा था, वो बिना वक्त गंवाए अपने होठों को बढ़ाकर जानवी के होठों पर रख देता है। आज राघव को जानवी के होंठ और भी टेस्टी लग रहे थे। वो अपने होठों से जानवी के होठों को दबाकर सक कर रहा था, लेकिन जानवी अब भी कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो जम गई है। राघव जो भी कर रहा था वो चुपचाप करने दे रही थी। लेकिन राघव को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि जानवी ना उसे प्यार कर रही थी, ना ही उसे खुद से दूर कर रही थी। और यहाँ तक कि जब से राघव जानवी की शादी हुई, गोवा से दिल्ली आने के रास्ते में भी जानवी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और ना ही वो कुछ बोल रही थी। जानवी को ऐसे देखकर राघव उसके होंठों से अलग होकर बोला, हे स्वीट हार्ट, प्लीज़ डोंट इग्नोर मी, इट्स आवर फर्स्ट नाइट। मेरी करीब आओ जान, महसूस करो मुझे। बहुत दिनों में तड़प के बाद ये दिन आया है। मैं तुम्हारी बॉडी के हर हिस्से को महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हारे सांसों में समा जाना चाहता हूँ। प्लीज़ किस करो मुझे जान, प्लीज़।
इतना बोलकर राघव ने जाह्नवी को उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया और उसके चेहरे को किस करने लगा, लेकिन जाह्नवी अब भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। तभी राघव ने देखा कि जाह्नवी की आंखों में आंसू हैं और वो जाह्नवी को होंठों के पास अपने होंठ ले जाकर बोला, जान प्लीज़ साथ दो मेरा। इसी बार जाह्नवी ने अपनी लाल आंखों में आंसुओं के साथ राघव की तरफ देख के बोली, क्यों? शादी में तो आपने नहीं कहा था कि आपको मेरा साथ चाहिए, तो अब क्यों चाहिए? जैसे शादी कर ली ज़बरदस्ती, वैसे ही अपनी फर्स्ट नाइट भी ज़बरदस्ती पूरी कर लीजिए। मेरे साथ की आपको क्या ज़रूरत है? आप तो कुछ भी कर सकते हैं। जाह्नवी की बात सुनकर राघव की आंखों में अंगारे देखने लगे। वो जाह्नवी को कसकर पकड़ के बोला, हाँ तो कर लूँगा, बीवी हो तुम मेरी, मैं जो चाहे कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। इतना बोलकर राघव जाह्नवी के कपड़े उतारने लगा और जाह्नवी के होंठ जो कि बंद थे उसे अपने हाथ खोलकर अपने मुंह में भर किस करने लगा। राघव की हरकत से जाह्नवी को बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन राघव को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो जाह्नवी को किस किए जा रहा था। जाह्नवी राघव को बिल्कुल भी अपने पास नहीं आने दे रही थी, इसलिए राघव ने जाह्नवी की कलाई को पकड़ के बिस्तर पर कसकर दबा दिया था, जिससे जाह्नवी को दर्द हो रहा था और वो रोए जा रही थी। आखिर क्यों ना हो, जिस इंसान से जाह्नवी ने इतनी प्यार किया था वो एक जल्लाद की तरह उसको ट्रीट कर रहा था। लेकिन इस वक्त राघव को भी दर्द कम नहीं हो रहा था। वो भी तो जाह्नवी के पास आने के लिए तड़प रहा था और जाह्नवी उसके पास नहीं आ रही थी, जिससे उसका गुस्सा और भी बढ़ रहा था। राघव जाह्नवी के गालों को किस करते हुए बोला, आज तुम मेरी होकर रहोगी। जाह्नवी बिना राघव की तरफ देखे बोली, हाँ आज आपकी हवस पूरी हो जाएगी तो शायद आपका भ्रम टूट जाएगा कि आप मुझसे प्यार करते हैं। जाह्नवी की ये बात सुनकर राघव तो जैसे सांस ही लेना भूल गया था। वो तो जैसे हिल गया था और उसकी आंखों में आंसू आने लगे। फिर वो अचानक जाह्नवी के ऊपर से उठा और बिना कुछ बोले अपनी शर्ट लेकर रूम से बाहर चला गया। राघव के जाने के बाद जाह्नवी खुद को कंबल से कवर करके सिसक सिसक कर रोने लगी। चैप्टर 59। जाह्नवी की बातों से राघव का दिल ही टूट गया था और वो बिना कुछ बोले अपनी शर्ट को उठाकर बाहर चला गया था। लेकिन जाह्नवी को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि प्यार तो अब भी वो किसी और से कर नहीं सकती थी और राघव के लिए उसका प्यार मर चुका था। इधर राघव भी टेरेस पर आ गया था और जाह्नवी की बातों को सोचकर उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था और जाह्नवी से दूर रहना उसके लिए पागल हो जाने वाली बात थी। चिल्लाकर राघव ने टेरेस का गमला उठाकर पटक दिया और जोर से जाह्नवी का नाम चिल्लाते हुए बोला, क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो? नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना, नहीं रह सकता। इतना बोलकर राघव गुस्से से टेरेस की सारी चीज़ों को उठाकर फेंकने लगता है, लेकिन इससे भी राघव का मन नहीं भरा, क्योंकि जाह्नवी से दूर रहने का दर्द उससे सहा नहीं जा रहा था। उसे तो सिर्फ जाह्नवी चाहिए थी, लेकिन जाह्नवी ने उसे खुद से दूर किया था और ये बात उसे और चोट पहुंचा रही थी। जाह्नवी की बातों को सोचकर राघव और जोर से चिल्लाया और अपने हाथ जोर से दीवार पर दे पटका, जिससे उसके हाथों से खून आने लगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा दर्द उसके दिल में था, जाह्नवी से दूर रहने का। इसलिए राघव ने 2 सालों में जाह्नवी से दूर रहने के दर्द से बचने वाला फॉर्मूला अपनाया। वो अपने दूसरे रूम में गया, जहाँ पर जाह्नवी का स्टैचू रखा था। पहले तो उसने जाह्नवी के स्टैचू के होंठों पर जी भर के किस किया, लेकिन वो जानता था कि उसका मन जाह्नवी से कभी नहीं भर सकता। इसलिए उसने अपना पुराना गिटार निकाला और जाह्नवी का स्टैचू सामने रख गिटार बजाते हुए अपने दिल का हाल बयां करने लगा। गिटार बजाते हुए राघव की उंगलियों से खून आ रहे थे, लेकिन उसके दिल के दर्द के आगे ये कुछ भी नहीं था। राघव की उंगलियां कट चुकी थी। फिर उसने जाह्नवी के स्टैचू को अपने बगल में सुलाया और खुद उसे पकड़कर सो गया, लेकिन नींद तो उसकी आंखों में थी ही नहीं। इधर जाह्नवी भी रो रो कर अपना बुरा हाल कर चुकी थी और रोते रोते वो भी सो गई। सुबह का वक्त जाह्नवी अब भी सो रही थी कि तभी दरवाजे के बाहर साक्षी की आवाज़ आई। वो बोली, भाभी मैं बाहर ही आपके कपड़े या ज्वेलरी रखकर कॉलेज जा रही हूँ। इतना बोलकर साक्षी चली गई। जाह्नवी उठी और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ वक्त बाद वो वॉशरूम से आई और तैयार होकर किचन की तरफ आ गई। तभी वहाँ माधव आया और बोला, भाभी आप चलें, आपको कुछ दिखाना है, क्योंकि जाह्नवी बहुत उदास थी। तो माधव उसको अच्छा महसूस कराना चाहता था। जाह्नवी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन माधव उसे ज़बरदस्ती टेरेस पे ले गया और सच में सुबह का नज़ारा देखकर जाह्नवी बेटर फील कर रही थी कि तभी उसे किसी के चीखने की आवाज़ आई। इधर नीलिमा जी भी चीख सुनकर बाहर देखने गई तो देखा राघव 2 आदमियों को जानवरों की तरह पीट रहा है। राघव की आंखें लाल थी, क्योंकि रात भर वो रोया था और सोया भी नहीं था। ऊपर से जाह्नवी से दूर रहना उसका दिल चीर रहा था। नीलिमा जी जल्दी से आके राघव से बोली, क्यों मार रहा है ऐसे? राघव अपनी लाल आंखों से नीलिमा जी की तरफ देख के बोला, मैं जा रहा था ऑफिस, लेकिन ये दोनों मेरे रास्ते में आ गए। गेट पर खड़े थे। मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन ये हटने का नाम नहीं ले रहे थे। नीलिमा जी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन राघव की लाल आंखें और उसके दिल का दर्द वो देख पा रही थी, इसलिए वो बिना कुछ बोले फिर से घर में चली गई।
फिर वो खुद से बोली, जरूर राघव और जानवी के बीच कुछ हुआ है। मैं मेरे बेटे को अच्छे से जानती हूँ, बहुत तड़प रहा है वो जानवी के लिए, और अगर उसे शांत करना है तो मुझे कैसे भी करके जानवी को राघव के पास लाना होगा। इतना बोलकर वो शंभू को बुलाकर बोली, शंभू जाओ और जानवी को बुला कर लाओ। इधर जानवी और माधव भी ये सब देख रहे थे। जानवी खुद से बोली, राक्षस है ये, कितनी बुरी तरीके से मार रहे हैं। तभी शंभू आकर सर झुका के बोला, बहू रानी, मालकिन ने बुलाया है आपको। ये सुनकर जानवी चुपचाप नीलिमा जी के रूम में गई तो देखा कि वो अब भी खिड़की से राघव की हैवानियत देख रही। जानवी नीलिमा जी को देखकर बोली, आपने मुझे बुलाया? नीलिमा जी बिना जानवी की तरफ देखकर बोली, देख रही हूँ मेरे बेटे को ना, कैसा हो गया है मेरा बेटा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है। जानवी बोली, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, आप माँ हैं उनकी, आप समझाइए। नीलिमा जी इसी बात पर जानवी की तरफ देख के बोली, हाँ सच कहा तुमने, माँ हूँ मैं उसकी, तभी तो तुमसे ये बात कह रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक तुम ही हो जो मेरे बेटे को संभाल सकती हो। फिर नीलिमा जी जानवी के सामने हाथ जोड़कर बोली, प्लीज़ जाओ, रोक लो मेरे राघव को एक और पाप करने से। नीलिमा जी की बात सुनकर जानवी बोली, लेकिन मैं कैसे? नीलिमा जी की आंखों में आंसू थे। वो बोली, तुम जानती हो कि राघव तुम्हें देखकर सब भूल जाता है, उसके पास जाओ। नीलिमा जी की बात सुनकर जानवी ने हाँ में सर हिला दिया और चली गई। इधर राघव ने अपना गन निकाल ली थी और दोनों आदमी के ऊपर तान लिया था कि तभी जानवी राघव के सामने आ गई और बोली, प्लीज़ छोड़ दीजिए इन्हें, मुझे एक रस्म पूरी करनी है आपके साथ, तो प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए। लेकिन जानवी एक बार भी नज़र उठाकर राघव को नहीं देख रही थी, लेकिन राघव जानवी को नहीं, जानवी के मांग में लगे हुए अपने नाम के सिंदूर को देख रहा था। सिंदूर की वजह से जानवी और भी खूबसूरत लग रही थी। तभी राघव की नज़र जानवी के होंठों पर गई, जो कि अब भी खूबसूरत लग रहे थे। वो जानवी के होंठों को देखते हुए अपने मन में बोला, जान बहुत खूबसूरत लग रही हो, प्लीज़ थोड़ा सा पास आ जाओ ना, प्लीज़ जान, थोड़ा सा, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। लेकिन जानवी राघव को नहीं देख रही थी। वो फिर बोली, आप चलिए। इतना बोलकर वो जाने लगी तो राघव भी बेसुध होकर उसके पीछे पीछे चल दिया। घर में जाने के बाद जानवी नीलिमा जी की तरफ देख के बोली, रस्म कौन सी है? मुझे नहीं पता, मैंने बोल तो दिया है, लेकिन करना क्या है? और तभी राघव भी वहाँ आ गया। नीलिमा जी राघव को देखकर जोर से बोली, आज जो तुमने बनाया है उसे अपने हाथों से राघव को खिलाना है, और उसके बाद में राघव तुम्हें किस करेगा। नीलिमा जी की बात सुनकर जानवी और राघव दोनों ही शॉक्ड हो गए। लेकिन फिर राघव ने जानवी की तरफ देखा कि आखिर उसका रिएक्शन क्या है, लेकिन जानवी के फेस पर कोई इमोशन नहीं थे। और तभी एक मेड एक ट्रे में गाजर का हलवा लेकर आई। हलवा देखकर नीलिमा जी बोली, लगता है कि मेरी बहू को पता था कि मेरे बेटे को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। नीलिमा जी की बात सुनकर राघव जानवी को देखने लगा, लेकिन जानवी को ये पता ही नहीं था कि राघव को क्या पसंद है। फिर नीलिमा जी बोली, जानवी बेटा, राघव को अपने हाथों से खिलाओ। जानवी बिना कुछ बोले राघव को अपने हाथों से खिलाने लगती है। राघव कुर्सी पर बैठा था और जानवी खड़े खड़े थोड़ा सा झुककर राघव को खिला रही थी। हलवा खाकर राघव जानवी को देखते हुए बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने बहुत प्यार से बनाया है। ये सुनकर जानवी ने अपनी नज़रें फेली। फिर नीलिमा जी बोली, तो राघव अब जानवी को उसका प्राइज़ दे दो। ये सुनकर जानवी सब पका गई, लेकिन राघव को तो इसी बात का इंतजार था। वो जानवी की गर्दन को पकड़कर उसके करीब जाने लगा। ये देखकर जानवी ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि राघव उसे किस करे। अब राघव और जानवी एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। राघव बहुत तड़प के बाद जानवी के होठों को अपने होठों से टच करने ही जा रहा था कि तभी एक ज़ोरदार आवाज़ आई, राघव सिंह रघुवंशी, आज तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लोगों ने जब सामने देखा तो सब लोग हैरान रह गए। चैप्टर 60। नीलिमा जी की बात मानकर राघव ने जानवी की गर्दन को पकड़ा और अपनी तरफ झुका दिया और अपने होठों को जानवी की तरफ बढ़ा दिया। ये देखकर जानवी ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि राघव उसके थोड़ा सा भी करीब आए या फिर उसे किस करे। राघव अपने होठों से जानवी को होठ को टच करने जा ही रहा था कि तभी एक ज़ोरदार आवाज़ आई, राघव सिंह रघुवंशी, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही सब ने ये सुना तो सामने देखा तो शौक रह गए। वहाँ कोई और नहीं, वीर खड़ा था, जो बहुत गुस्से में था। इतने गुस्से में था कि वो कांप रहा था। और ये देखकर जानवी भी घबरा गई, क्योंकि वीर का गुस्सा वो भी जानती थी और राघव भी। राघव ने जैसे ही वीर को देखा तो वो हल्के से मुस्कुरा के बोला, आइए साले साहब, क्या खातिर करूँ मैं आपकी। राघव की बात सुनकर जानवी और परेशान हो गई कि तभी वीर ने अचानक राघव का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से में बोला, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी दी से शादी करने की, वो भी ज़बरदस्ती। 2 साल तक दी हमसे दूर रही सिर्फ तेरी वजह से, और आज जब वो हमसे मिली भी तो क्या क्या तूने। ये सुनकर राघव और भी ज़्यादा मुस्कुरा दिया और अचानक राघव ने वीर का हाथ झटक दिया और बोला, राघव तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन तुम मेरे साले हो तो इतना चलेगा। राघव की बात सुनकर वीर अपने दांत पीसते हुए बोला, मैं कुछ नहीं हूँ तेरा, और ना ही कभी मेरी दी होगी तेरी। मेरी दी बहुत मासूम है, भोली है, लेकिन तू ये समझ ले कि मैं तेरे पास अपनी दी को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी के अभी अपनी दी को ले जाऊंगा। इतना बोलकर वीर जैसे ही जानवी की तरफ बढ़ा, राघव का चेहरा गुस्से में लाल हो गया और वो वीर के आगे आकर उसका कॉलर पकड़कर बोला,
अगर तू मेरे साथ कोई बदतमीज़ी करेगा तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन मेरी जान को मुझसे दूर करने की सोचना भी मत। मेरी जान को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। इस राघव को जाह्नवी से तुम्हारे राघव जी भी अलग नहीं कर सकते। इतना बोलकर राघव ने वीर के चेहरे पर एक ज़ोरदार तमाचा मारा, जिससे वीर के होंठों से खून आने लगा, जिसको देखकर जाह्नवी और घबरा गई। वीर भी राघव को मारने के लिए ही बढ़ रहा था, लेकिन राघव के आगे वीर एकदम बच्चा था। राघव के सामने तो बड़े बड़े ही नहीं टिक पाते थे, फिर ये मासूम वीर था जो जाह्नवी और मानसी दोनों से छोटा था। राघव ने वीर को एक थप्पड़ और कसकर मारा, जिससे वीर फिर से गिर गया, और ये देखकर जाह्नवी जल्दी से वीर के पास गई और उसे उठाने लगी। और तभी राघव जाह्नवी के पास आके उसका हाथ पकड़कर उठा देता है और उसे कमर से पकड़ अपने करीब खींच लेता है। ये देखकर वीर जल्दी से चिल्लाया, लेकिन तभी वहाँ मानसी आ गई और वीर को पकड़कर बोली, वीर प्लीज़ चल यहाँ से, वीर प्लीज़ चल भाई। लेकिन वीर को रोकना आसान नहीं था और राघव का गुस्सा भी बढ़ रहा था। ये देखकर जाह्नवी राघव के सामने रोते हुए बोली, प्लीज़ वीर को छोड़ दीजिए, प्लीज़, वो कुछ नहीं बोलेगा, चल जाएगा यहाँ पर से। राघव जाह्नवी को देख के बोला, समझा दो इसे, तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश ना करे। तभी नीलिमा जी चिल्लाकर बोली, राघव, वीर भाई है जाह्नवी का, तू ऐसे कैसे कर सकता है उसके साथ। राघव बिना नीलिमा जी की तरफ देखे बोला, जाह्नवी को मुझसे दूर कोई नहीं कर सकता, और जो भी ऐसा करने की कोशिश करेगा वो चाहे जो भी हो, उसका मैं यही हाल करूँगा। जाह्नवी से राघव तभी दूर हो सकता है जबकि राघव की सांस रुक जाए, और ये इतना आसान नहीं। जाह्नवी राघव की बाहों में चुपचाप खड़ी थी और राघव की बात सुनकर वो बोली, बात तो ऐसी है इनकी कि जैसे सच में मुझसे प्यार करते हैं। अगर कोई इन्हें नहीं जानता होगा तो वो सच में फंस जाएगा इनके जाल में, लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, अब नहीं आने वाली मैं इनकी बातों में। और इधर वीर सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो बार बार जाह्नवी को साथ ले जाने की बात कर रहा था। तो राघव बोला, अगर तुम नहीं यही चाहते हो कि यहाँ से तुम्हारी लाश जाए तो ठीक है। इतना बोलकर राघव ने कुशल को बुलाया और बोला, ले जाओ और इनकी खातिरदारी करो। जब जाह्नवी ने ये सुना तो वो बोली, प्लीज़ छोड़ दीजिए वीर को, प्लीज़। राघव जाह्नवी की तरफ देख के बोला, ठीक है छोड़ दूंगा, लेकिन तुम मेरा नाम लो और बोलो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। ये सुनकर जाह्नवी खुद से बोली, ज़बरदस्ती प्यार करने के लिए बोल रहे हैं हर बार की तरह, लेकिन जाह्नवी बात वीर की है, तुझे वीर को बचाना है। ये सोचकर जाह्नवी की आंखों में आंसू आ गए और वो आंसू से बने आंखों से राघव को देख रही थी। ये देखकर राघव बोला, कुशल, शायद तुम्हारी मैम को मेरी बात सुनाई नहीं दी, तुम अपना काम करो। ये सुनकर जाह्नवी जल्दी से बोली, नहीं राघव सर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन वीर नहीं मान रहा था, तो जाह्नवी राघव से खुद को छुड़ाकर वीर को पकड़कर अपने रूम में ले गई और उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वीर शॉक्ड हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जाह्नवी ने कभी भी वीर को डांटा भी नहीं था और आज जाह्नवी ने वीर पर हाथ उठा दिया था। और तभी मानसी भी वहाँ आ गई। ये देखकर वो भी घबरा गई और तभी जाह्नवी गुस्से में अपनी एक उंगली वीर को दिखाकर बोली, इतना बात याद रख ले तू, अब यही मेरी ज़िंदगी है और राघव सर ही मेरे पति हैं और तू मेरी ज़िंदगी में दखल नहीं देगा। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ, राघव सर बहुत प्यार करते हैं मुझसे, तो अब तू मेरी खुशियों को क्यों छीन रहा है। ये सब सुनकर वीर की आंखों से आंसू गिरने लगी। वो बोला, दी क्या बोल रही हो आप, आपकी खुशियों को मैं क्यों छीनूंगा। जाह्नवी दूसरी तरफ पलट कर बोली, हाँ तो अब से तू कभी यहाँ नहीं आएगा और ना ही मेरे राघव सर की तरफ आँख उठा के देखना, दूर रह मुझसे। आज के बाद तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि तूने मेरे राघव सर पर हाथ उठाया है। जाह्नवी ने ये सब अपने दिल पर पत्थर रखकर बोली थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मानसी भी रो रही थी और वीर अपने आंसू पोंछते हुए बोला, ठीक है दी, आज के बाद मैं आपकी खुशियों के बीच नहीं आऊँगा, बस ये चाहता हूँ कि आप खुश रहो। आज के बाद मैं कभी भी आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। इतना बोलकर वीर मानसी की तरफ देखकर बोला, जो कि रो रही थी, दी चुप हो जाओ, ये हमारी दी नहीं है जो हमसे प्यार करती थी, ये तो राघव सिंह रघुवंशी की बीवी है जो सिर्फ और सिर्फ राघव सिंह रघुवंशी से प्यार करती है। फिर वीर और मानसी दोनों राघव के पास आए और वीर राघव की तरफ देख के बोला, सॉरी मैंने आपको गलत समझा, लेकिन मेरी दी आपसे बहुत प्यार करती है, मेरी गलती की सज़ा मेरी दी को मत देना। इतना बोलकर वीर और मानसी वहाँ से चले गए, लेकिन राघव ये सुनकर सोच में पड़ गया था कि आखिर जाह्नवी ने ऐसा क्यों किया। इधर जाह्नवी बहुत रो रही थी। वो बोली, तेरी ही दी हूँ वीर मैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे राघव सिंह रघुवंशी से बचाने के चक्कर में फंस जाए। राक्षस है राघव सिंह रघुवंशी, वो तुझे मार देंगे और मैं तुझे कभी कुछ नहीं होने दे सकती। और तुझे क्या लगता है कि तू मुझे लेके जाएगा और राघव सिंह रघुवंशी चुप बैठेंगे। वीर नहीं, वीर नहीं। इतना बोलकर जाह्नवी फिर से रोने लगती है और वो बोली, मेरे वीर को भी मुझसे दूर कर दिया आपने, अब मुझे ही क्यों जिंदा छोड़ा है, मुझे भी मार दीजिए। और तभी वहाँ राघव आ गया। राघव को देखकर जाह्नवी वहाँ से जाने लगी तो राघव उसके सामने आ गया। वो जाह्नवी के करीब आते हुए बोला, जान तुमने तो अपने तरफ से रस्म पूरी कर ली, लेकिन मैं भी अपनी तरफ से ये रस्म पूरी करना चाहता हूँ। माँ कहती है कि कोई भी रस्म अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। ये जाह्नवी ने सुना तो गुस्से में राघव को देखने लगी
उसकी आंखें भी रो रो कर लाल हो गई थी। वो बोली, मुझे आपकी माँ ने बुलाया है, मुझे जाना है। इतना बोलकर जाह्नवी जाने लगी कि तभी राघव ने उसका हाथ पकड़कर खुद से चिपका लिया और बोला, ये क्या बात हुई कि मेरी माँ, वो तुम्हारी कुछ नहीं। जाह्नवी कुछ बोलने वाली थी कि तभी वहाँ नीलिमा जी आ गई और बोली, राघव छोड़ जाह्नवी को। लेकिन राघव जाह्नवी को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। तो नीलिमा जी गुस्से में आके राघव से जाह्नवी को छुड़ाकर बोली, तू जा, मुझे जाह्नवी से बात करनी है। राघव इस वक्त बहुत गुस्से में आ गया था, लेकिन नीलिमा जी की बात मानकर वो चला गया। राघव के जाने के बाद जाह्नवी ने अपना सर झुका लिया। नीलिमा जी बोली, जाह्नवी, मैं राघव के साथ तुम्हारी भी माँ हूँ। लेकिन जाह्नवी कुछ नहीं बोल रही थी। नीलिमा जी फिर से बोली, जाह्नवी बेटा, कुछ तो बोलो, मुझे तो बताओ। नीलिमा जी की बात सुनकर जाह्नवी बोली, आप सिर्फ राघव सर के बारे में सोच सकती हैं और किसी के बारे में नहीं। नीलिमा जी जाह्नवी की बात सुनकर कंफ्यूज हो गई। वो बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने ऐसा क्या किया? जाह्नवी बोली, क्यों, आपको नहीं पता? सच में? लेकिन मुझे भी नहीं पता था। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि उस दिन मंदिर में आपने मुझे यह आशीर्वाद क्यों दिया कि मुझे राघव ही मिले, क्योंकि आप अपने बेटे के बारे में सोच रही थी। तो आप मेरी माँ कैसे हो सकती हैं? ये बात सुनकर नीलिमा जी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, सच कहा, मैंने अपने बेटे के बारे में ही सोचा था, क्योंकि मैंने अपने बेटे को तुम्हारे लिए पागल होते देखा था। तुम्हारी चाहत में वो बदल रहा था, राक्षस से इंसान बन रहा था। तो मेरे मन में भी पाप आ गया कि शायद मेरे बेटे की लाइफ में तुम आ जाओ तो फिर से अपनी ज़िंदगी जीने लगे। लेकिन तुम सही हो, अपने स्वार्थ में मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। लेकिन तुम टेंशन मत लो, अब मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत, कोई ज़बरदस्ती नहीं होने दूंगी। इतना बोलकर नीलिमा जी चली गई और जाह्नवी खुद से बोली, ये क्या किया मैंने? राघव सर का गुस्सा आप पे उतार दिया। बहुत गलत कर दिया मैंने। आप सच में बहुत अच्छी हैं। लेकिन जाह्नवी के मन में अभी बहुत उलझने थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी नीलिमा जी से बातें राघव ने सुन ली थी और वो अपनी माँ से भी बहुत प्यार करता था। और जाह्नवी ने नीलिमा जी से ऐसे बात की थी तो अब उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच चुका था। वो अपना हाथ दीवार पर पटकते हुए बोला, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी मिसेस राघव श्री रघुवंशी। चैप्टर 61। नीलिमा जी जाह्नवी को दिलासा देकर चली गई थी और जाह्नवी खुद भी बहुत पछता रही थी कि उसने नीलिमा जी के साथ गलत किया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो नीलिमा जी के कमरे में वापस गई तो देखा कि नीलिमा जी राघव की बचपन की तस्वीरें देख रही थी और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। जाह्नवी नीलिमा जी के पास गई और उनके कंधे पर हाथ रखकर बोली, सॉरी, वो मैंने आपको कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। मेरा इरादा आपको हर्ट करने का नहीं था, वो मैं बहुत गुस्से में थी। नीलिमा जी बिना जाह्नवी की तरफ देखे बोली, तुम्हारी गलती नहीं है। मैं सच में अपने राघव से बहुत प्यार करती हूँ। सच में मुझे मेरे बेटे के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन अभी तुम ये नहीं समझोगी क्योंकि तुम अभी माँ नहीं बनी हो। लेकिन जब तुम्हारा बेटा होगा ना, तब समझोगी अपने औलाद का प्यार क्या होता है। लेकिन मैंने अपने प्यार में उसे जिद्दी बना दिया है। जाह्नवी नीलिमा जी की बात सुनकर बोली, मेरी माँ भी यही बोलती है कि जब कोई खुद माँ बने तब उसे पता चलता है कि माँ का दर्द क्या होता है। जाह्नवी की बात सुनकर नीलिमा जी बोली, तो क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? जाह्नवी बोली, आप प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, मुझे सच में आपको देखकर शारदा माँ की याद आती है। इतना बोलकर जाह्नवी नीलिमा जी के गले लग जाती है और नीलिमा जी भी उसके बालों को सहलाने लगती है। फिर नीलिमा जी जाह्नवी को खुद से अलग करके बोली, तुम टेंशन मत लो बेटा, मैं जानती हूँ राघव को, जल्दी ही वो तुम्हें समझने लगेगा। जाह्नवी ने भी हाँ में अपना सर हिला दिया और वहाँ से चली गई। जाह्नवी अपने रूम में आई तो देखा कि राघव रूम में नहीं था। वो थोड़ा शांत होकर बाथरूम में चली गई। कुछ वक्त बाद जाह्नवी बाथरूम से बाहर आई और शांत होकर बालकनी में जाने लगी कि तभी राघव ने उसे पकड़कर दीवार से लगा दिया और उसके होंठों के साइड में जाकर अपने होंठ रखकर किस करने लगा। जाह्नवी अचानक राघव के ऐसे मूव से शॉक्ड हो गई थी और राघव को खुद से दूर करने लगी। लेकिन राघव उसे वाइल्ड होकर किस कर रहा था। किस करते हुए राघव ने जाह्नवी के होंठों पर कस के बाइट कर दिया, जिससे जाह्नवी के होंठों से खून आने लगा। लेकिन राघव को अपने गुस्से में ये दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो जाह्नवी को नीलिमा जी से बदतमीज़ी करने की सज़ा दे रहा था। राघव जाह्नवी को बहुत देर से किस कर रहा था, जिससे जाह्नवी की सांसें उखड़ने लगी और तब जाकर राघव ने जाह्नवी को छोड़ा। जाह्नवी की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन राघव ने अब भी उसकी कमर को जोर से पकड़ा था, जिससे जाह्नवी को दर्द हो रहा था। लेकिन जाह्नवी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर राघव उसके साथ जानवरों की तरह क्यों बिहेव कर रहा है। और तभी राघव जाह्नवी की कलाइयों को कस के पकड़ कर बोला, बहुत शौक है ना मुझसे दूर रहने का, इसलिए तुमने माँ से ऐसे बात की, लेकिन अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। इतना बोलकर राघव ने जाह्नवी को एक बार फिर से हार्शली किस करना शुरू कर दिया, जिससे जाह्नवी को और ज़्यादा दर्द होने लगा। 20 मिनट के बाद राघव ने जाह्नवी को छोड़ा और बोला, अब मेरी बात ध्यान से सुनो।
अब जब भी मेरा मन करेगा तुम्हें किस करने का या फिर कुछ और करने का, तुम्हें मेरे पास आना होगा और तुम्हें मुझे मना नहीं कर सकती, क्योंकि अगर तुमने ऐसा करने का सोचा तो अपने वीर को बहुत मुश्किल से बचा लिया है ना, वही वीर की लाश मिलेगी तुम्हें। इतना बोलकर राघव गुस्से में वहाँ से चला गया। राघव के जाने के बाद जानवी दीवार से लगकर बैठ गई। अब तो उसकी आंखों के आंसू भी सूख चुके थे। अब तो उससे रोया भी नहीं जा रहा था। वो चुपचाप दीवार से लगकर बैठी हुई थी। सुबह का वक्त जानवी की आंखें खुली तो देखा कि वो अभी भी दीवार से ही लगी हुई थी और राघव बिस्तर पे सोया हुआ था। ये देखकर जानवी ने राहत की सांस ली और उठकर बाथरूम चली गई। कुछ वक्त बाद वो बाथरूम से आई और रेडी होकर नीचे जाने लगी कि तभी राघव ने उसे पकड़ा और दीवार से लगा कर बोला, सुबह के किस कहाँ है? तुम भूल गई हो शायद अपनी सजा, या फिर अपने भाई की चिंता नहीं है तुम्हें? इतना बोलकर राघव ने जानवी के होंठों को अपने दांत से दबोच लिया और उसके पूरे मुंह को अपने मुंह से भरकर किस करने लगा। जानवी राघव के आगे थक चुकी थी और उसकी हिम्मत भी टूट गई थी और अब जानवी से सहा नहीं जा रहा था, लेकिन सहना तो था ही वीर के लिए। कुछ वक्त बाद राघव ने जानवी को छोड़ा तो जानवी जल्दी से वहाँ से चली गई। ये देखकर राघव का गुस्सा बढ़ गया। जानवी किचन में आके अपने लिप्स को टच करने लगी। उसके होंठों से खून आ रहे थे। फिर उसने अपने होंठों को साफ किया और किचन में काम करने लगी। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। राघव का जब मन करता वो जानवी को किस करता, उसे टच करता, लेकिन जानवी चाह के भी किसी से कुछ नहीं बोल पा रही थी। एक सप्ताह के बाद जानवी किचन में काम कर रही थी। कुछ वक्त बाद नीलिमा जी किचन में आई और जानवी को काम करते हुए देख के बोली, बेटा घर में इतने सारे नौकर हैं, तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है? नीलिमा जी की बात पर जानवी सब्जी काटते हुए बोली, माँ मुझे अच्छा लगता है ये सब। लेकिन नीलिमा जी को जानवी उदास लग रही थी कि तभी उनकी नज़र जानवी की कमर पे गई, जिस पे राघव के हाथों के निशान थे, और फिर उन्होंने जानवी की तरफ देखा जिसके होंठ सूज गए थे। फिर वो बोली, जानवी बेटा ये तुम्हारे कमर पे निशान कैसे? जानवी राघव को जानती थी और नीलिमा जी को भी, तो वो बोली, वो माँ मैं ऐसे ही। नीलिमा जी जानवी को रोकते हुए बोली, कुछ मत बोलो, मुझे पता है कि यह राघव ने किया है तुम्हारे साथ। जानवी कुछ नहीं बोल रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। जानवी ने देखा तो राघव का मैसेज था, जिसको देखने के बाद जानवी डर गई क्योंकि राघव ने उसे बुलाया था। फिर वो वहाँ से चली गई। इधर राघव अपने कमरे में खिड़की से बाहर देख रहा था कि तभी उसे पायल की आवाज़ आई। वो बोला, कहाँ थी तुम और इतनी देर कैसे हो गई? लेकिन राघव को जानवी की आवाज़ नहीं आ रही थी। वो बोला, लगता है कि तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। तुम्हें अपने परिवार की चिंता नहीं हो रही है अब। इतना बोलकर राघव जानवी की तरफ पलटा और अपने सामने देखकर शॉक्ड रह गया, क्योंकि वहाँ जानवी नहीं नीलिमा जी थी। और ये देखकर राघव के होश उड़ गए। नीलिमा जी बोली, सच, आज तूने साबित कर दिया कि तू देवराज का बेटा है। एक हैवान का बेटा हैवान ही हो सकता है। तुझे पता भी है कि जानवी ने तुझसे कितना प्यार किया है? और नहीं पता है तो मैं तुझे याद दिलाती हूँ। जब तू मिस्टर मेहता से डील करने जा रहा था तो जानवी ने तुझे बचा लिया था। जब तूने पार्टी में मशरूम खा लिया था तो भी जानवी ने ही तुझे बचाया था। और बात रही मेरी, सच में मैंने जानवी को ये आशीर्वाद दिया था कि उसे तू मिले, और सच बोल रही हूँ कि मैं पछता रही हूँ अब, क्योंकि तू उसके लायक नहीं है। बेचारी बच्ची की लाइफ बर्बाद कर दी तूने। राघव को भी अब एहसास हो रहा था कि सच में उसने जानवी के साथ कुछ ज़्यादा ही गलत कर दिया था अपने गुस्से के चक्कर में। और तभी नीलिमा जी फिर बोली, नीचे आ, मैंने जानवी के लिए कुछ सोचा है और मुझे सबके सामने वो बताना है। इतना बोलकर नीलिमा जी नीचे चली गई और राघव ये सुनकर डर गया, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके नीचे आया। इधर घर के सब लोग खड़े थे और देवराज जी बोले, कुछ तो बोलिए नीलिमा जी, आपने हमें क्यों बुलाया है? नीलिमा जी राघव को देखकर बोली, बहुत कर लिया आपके बेटे ने अपनी मनमानी, लेकिन अब मैं जानवी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी, इसलिए मैंने एक फ़ैसला लिया है। माधव बोला, कैसा डिसीजन बड़ी माँ? नीलिमा जी बोली, यही कि अब से जानवी और राघव एक कमरे में नहीं रहेंगे, और हाँ, राघव जानवी से नहीं मिलेगा तब तक जब तक कि उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाएगा और जानवी खुद राघव के पास चली जाए। जानवी तो चुपचाप नज़र झुकाकर खड़ी थी और ये सब सुनकर राघव ने होश उड़ गए थे। ऐसा लग रहा था कि उसके जिस्म से किसी ने जान ही निकाल लिया हो और वो तड़पते हुए अपने मौत का इंतज़ार कर रहा हो। राघव जानवी को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उससे उसकी जानवी को छीन लिया है। चैप्टर 62। नीलिमा जी की बात सुनकर सब शौक में थे। तभी देवराज जी बोले, ये क्या बोल रही हैं आप नीलिमा जी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? पत्नी है जानवी राघव की, और जानवी ने नहीं देखा है राघव की हालत को, लेकिन आपने तो देखा था ना हमारे बेटे की हालत को जब जानवी उसके पास नहीं थी, फिर भी आप ऐसी बोल रही हैं। और तभी देवराज जी जानवी के पास आके बोले, जानवी देखो बेटा, मैं जानता हूँ कि राघव ने वीर के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन मेरा बेटा सच में तुमसे बहुत प्यार करता है और प्लीज़ नीलिमा जी की बात मत मानो।
सब बातों में लगे थे, लेकिन राघव की नज़रें तो जानवी पे थी कि जानवी एक बार कह दे कि नहीं, उसे राघव के साथ ही रहना है। लेकिन जानवी अपनी नज़रें झुकाकर चुपचाप खड़ी थी और कुछ नहीं बोल रही थी। नीलिमा जी बोली, देखें, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जानवी के लिए सारे फैसले मैं लूँगी और अब आप मुझे नहीं रोक सकते, और अगर आपने ऐसा करने की कोशिश भी की तो मैं जानवी को यहाँ से लेकर चली जाऊँगी। राघव ने जैसे ही ये सुना तो वो ज़ोर से चिल्लाया, नो मॉम, प्लीज़ ऐसा मत करना, प्लीज़ प्लीज़। देवराज जी बोले, ये क्या बोल रहा है राघव, तो कैसे ये बांध सकता है? राघव जानवी की तरफ देखते हुए बोला, डैड, कम से कम ऐसे जानवी को देख तो पाऊंगा, और अगर माँ उसे लेकर चली गई तो मैं मर जाऊंगा। 2 साल बाद वो मुझे मिली है, कम से कम मेरी नज़रों के सामने तो रहेगी। राघव की बात सुनकर देवराज जी राघव के कंधे पर हाथ रख के बोले, मुझे नहीं पता कि तू इतना प्यार क्यों करता है जानवी से, लेकिन एक दिन तेरा प्यार तेरी जान ले लेगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चले गए। नीलिमा जी एक मेड को बुलाकर जानवी का सामान राघव के कमरे से लेने के लिए भेज दिया। इधर राघव रूम में आके सारा सामान तहस नहस करने लगा। वो खुद से बोला, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तुम मुझे इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकती। नहीं जान, नो प्लीज़ डोंट डू दिस। नहीं, मैं मर जाऊँगा यार। और तभी मेड आके जानवी का सामान पैक करने लगती है। ये देखकर राघव गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी जान के सामान को टच करने की? राघव का गुस्सा देखकर वो मेड डर जाती है और अपना सर झुका लेती है। फिर वो बोली, वो मुझे मालकिन ने बोला था बहुरानी का सामान लेने के लिए। ये सुनकर राघव की आंखों में आंसू आ गए। फिर वो खुद आके जानवी के कपड़े पैक करने लगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जानवी का सामान भी कोई उसके अलावा टच करे। तो वो खुद की ही पैकिंग करने लगा, लेकिन उसने जानवी की एक साड़ी नहीं पैक की थी, क्योंकि वो उसे अपने पास रखना चाहता था। पैकिंग के बाद राघव ने सामान मेड को दे दिया और वो वहाँ से चली गई। नीलिमा जी ने जानवी को अपने रूम के बगल वाले रूम में शिफ्ट किया, ताकि हर वक्त वो जानवी को अपनी नज़रों के सामने रख सके और राघव चाह के भी जानवी के करीब ना आ सके। रात का वक्त राघव अपने रूम में जानवी को बहुत मिस कर रहा था। आखिर इतने दिनों में ज़बरदस्ती ही सही वो जानवी को अपने बाहों में लेकर सोता था, और जानवी को ना चाहते हुए भी राघव के सीने से लगकर सोना पड़ता था। जब राघव से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो जानवी की साड़ी लेकर आया, जिसको उसने पैक नहीं किया था, और उसे अपने सीने से लगाकर सो गया। लेकिन राघव को तो जानवी ही चाहिए थी। वो जानवी के लिए तड़प रहा था। इधर जानवी भी नहीं सो पा रही थी। आखिर प्यार तो वो भी राघव से करती थी। वो अलग बात थी कि वो स्वीकार नहीं करना चाहती थी। राघव जानवी के बिना बिल्कुल रह नहीं पा रहा था, और देवराज जी ये सब देखकर कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए थे। उन्होंने सोचा था कि जब सब ठीक हो जाएगा तो वो फिर से लौट आएंगे, क्योंकि वो तो राघव के फेस पे उदासी तक नहीं देख पाते थे। फिर ये दर्द था तो इससे वो कैसे देख सकते थे। लेकिन राघव जानवी के बिना 2 दिन तक रूम से बाहर नहीं आया, क्योंकि उसे लगता था कि शायद बचपन में जैसे वो जिद करता था और उसकी माँ मान जाती थी, वैसे ही वो इस बार भी नीलिमा जी को मना लेगा। लेकिन कोई भी राघव को मनाने नहीं आया, क्योंकि देवराज जी तो थे नहीं और कोई नीलिमा जी के खिलाफ जा नहीं सकता था। जब राघव से नहीं रहा गया तो वो खुद से बोला, नहीं राघव, तुझे बाहर निकलना ही होगा, नहीं तो जानवी को कैसे देखेगा। उसे देखने के लिए तुझे अपनी जीत छोड़नी होगी। अगर कोई और बात होती तो चल जाता, लेकिन जानवी के लिए कुछ भी कर सकता है तू। इतना बोलकर राघव वॉशरूम गया और तैयार होकर ब्रेकफास्ट के लिए आया। सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन राघव को जानवी नजर नहीं आ रही थी और वो जानवी को देखना चाहता था, इसलिए वो भी नाश्ता करने लगा। तभी जानवी भी किचन से आई और नीलिमा जी को जूस देने लगी और बोली, माँ प्लीज़ जूस पी लीजिए, आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। लेकिन जानवी राघव को देख भी नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि राघव वहाँ है ही नहीं, और ये देखकर राघव को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। नीलिमा जी बोली, ठीक है मैं पी लूँगी, लेकिन तुम्हें भी पीना है, चलो पियो। नीलिमा जी को जूस पिलाने के बाद जानवी को भी जूस पीना था, इसलिए उसने जूस का गिलास उठाया, थोड़ा सा पीकर रख दिया। ये देखकर नीलिमा जी ने भी जूस पी लिया और बोली, अब तुम जल्दी से अपना नाश्ता करके रूम में आओ, फिर हम कहीं बाहर चलेंगे। इतना बोलकर नीलिमा जी रूम में चली गई और अब नाश्ते के मेज पर सिर्फ राघव और जानवी के अलावा कुछ कुक बचे हुए थे। राघव जानवी की तरफ देखकर बोला, मुझे भी जूस पीना है। राघव की बात सुनकर एक कुक बोला, लेकिन सर आप तो कभी जूस नहीं पीते। राघव ने गुस्से में कुक को देखा तो वो डर गया। फिर राघव ने जानवी के गिलास को देखा, जिसमें जूस के साथ जानवी के होंठों के निशान भी थे। राघव ने जल्दी से गिलास उठाया और जानवी के होंठों के निशान पे अपने होंठ रखकर जूस पीने लगा। ये देखकर जानवी सकपका गई और अपनी नज़रें इधर उधर घुमाने लगी, लेकिन राघव को ऐसा करके बहुत अच्छा लग रहा था। जानवी से अब ये देखा नहीं जा रहा था, तो वो उठकर चली गई। जानवी अभी कुछ दूर गई थी कि तभी सांची ने जानवी को आवाज़ देकर अपने कमरे की तरफ बुलाया।
सांची की आवाज़ सुनकर जानवी सांची के कमरे की तरफ जाने लगी कि तभी किसी ने जानवी को पकड़कर खींच लिया और दीवार से लगा दिया। जानवी ने ऐसी हरकत से अपनी आंखें बंद कर ली थी और जब उसने सामने आंखें खोलकर देखा तो राघव उसके बहुत करीब आके उसके ऊपर बेंड होकर सिर्फ उसे देखा जा रहा था। ये देखकर जानवी वहाँ से जाने लगी तो राघव ने जानवी के अगल बगल अपने हाथ रखकर उसे रोक दिया। फिर वो जानवी के फेस के करीब आने लगा। ये देखकर जानवी ने अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया जिससे राघव के होंठ जानवी के गाल से टकरा गए, लेकिन राघव अपने होंठों से जानवी के गालों को ही सहलाकर उसे लिक कर रहा था। फिर वो जानवी के दूसरी तरफ के गालों को सक करते हुए और आहें भरते हुए बोला, जान आई लव यू मैडली, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। सॉरी यार, लेकिन ऐसे मत करो मेरे साथ। ये सुनकर जानवी को बुरा लग रहा था, लेकिन राघव की हरकतों का सोचकर उसका मन राघव की तरफ देखने का भी नहीं कर रहा था, इसलिए उसे अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लिया। तो राघव ने एक हाथ से जानवी की कमर को पकड़कर अपने करीब खींचा और दूसरे हाथ से जानवी के चेहरे को पकड़ के अपनी तरफ करके बोला, प्लीज़ देखो मेरी तरफ, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, प्लीज़ फिर से मेरे पास आ जाओ, एक मौका दे दो जान, एक बार माँ से कह दो कि तुम मेरे पास आना चाहती हो, प्लीज़। जानवी ने ये सुना तो राघव की तरफ कंफ्यूज होकर देखने लगी। राघव की आंखों में आंसू थे, लेकिन राघव की आंखों में जानवी के लिए तड़प और दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा था और जानवी भी ये तड़प और दर्द महसूस कर पा रही थी। चैप्टर 63। राघव जानवी से अपने पास आने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन जानवी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। अब जब राघव से नहीं रहा गया तो वो अपने होठों को जानवी के होठों पर रखने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी जानवी ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। वो बोली, मुझे नहीं आना है आपके पास, और सच में अगर आप अब धमकी भी देंगे तो मुझ पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊँगी। आप अब मुझे मजबूर नहीं कर सकते। जानवी की बात सुनकर राघव की आंखों में दर्द दिख रहा था, लेकिन जानवी एक भी बात राघव की तरफ देख के नहीं बोल रही थी और इसी बात से राघव को और तकलीफ हो रही थी। राघव जानवी को करीब से देख रहा था कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर जानवी से दूर कर दिया। राघव ने जब नज़र उठा के देखा तो नीलिमा जी बहुत गुस्से से खड़ी थी। वो बोली, तुझे मैंने कहा था ना कि मेरी जानवी से दूर रहना, तुझे एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती है? दूर रह जानवी से, वो तेरे पास नहीं आएगी। इतना बोलकर नीलिमा जी जानवी को लेकर वहाँ से चली गई और राघव ऐसे जानवी को देखता रहा, लेकिन जानवी ने एक बार भी पलटकर राघव को नहीं देखा और राघव जानवी को देखते हुए पिलर से लगकर खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर जान ही नहीं बची है। वो खुद से बोला, जान मत करो ना ऐसा मेरे साथ यार, जानता हूँ कि गलती हुई है मुझसे, लेकिन इतनी बड़ी सज़ा नहीं झेल सकता यार। और क्यों तुम इतनी पत्थर हो गई हो, क्यों मेरे प्यार को नहीं समझ रही हो? इतना बोलकर राघव अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया और इधर नीलिमा जी जानवी को लेकर रूम में आई और जानवी की तरफ देख के बोली, तुम क्यों राघव से दूर नहीं हो रही थी? और जब वो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था तो क्यों तुमने कुछ नहीं कहा? कम से कम मुझे तो बुलाया होता। ऐसे कैसे कर सकती हो तुम जानवी? जानवी अपनी नज़र झुका के नीलिमा जी से बोली, सॉरी माँ, लेकिन राघव सर ने कहा कि मैं एक बार उनकी बात सुन लूँ, तो मैंने भी सोचा कि एक बार सुनने में क्या हर्ज है। नीलिमा जी बोली, बेटा मैं राघव को जानती हूँ, उसे कोई भी चीज़ चाहिए होती है ना तो वो हमें मना ही लेता है, किसी बच्चे की तरह उसे पाने की चाह होती है और वो एक बार के लिए उसके पीछे पागल हो जाता है, तो इतना मत सोचो उसके बारे में। इतना बोलकर नीलिमा जी मंदिर के लिए जाने लगी तो वो बोली, एक बात और, जो तुमने अपने राघव जी से मुंह मोड़ लिया है वो गलत बात है, क्योंकि किस्मत में जो लिखा होता है वो होकर रहता है और तुम्हारे राघव जी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। देखना वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि राम जी भी तो अपने सबसे बड़ी भक्त के बिना नहीं रह पाएंगे। इतना बोलकर नीलिमा जी भी मंदिर के लिए जाने लगी कि तभी सांची आई और उसे देखकर नीलिमा जी बोली, सांची पता है ना कि तुम्हें क्या करना है? मैं जा रही हूँ मंदिर और जब तक मैं ना आऊँ तुम्हें जानवी के साथ रहना है और राघव को जानवी से मिलने मत देना। चाहे जो कुछ भी कहे या कुछ भी करे, तुम जानवी से राघव को नहीं मिलने दोगी। एम आई क्लियर? नीलिमा जी की बात सुनकर सांची ने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया और फिर नीलिमा जी मंदिर के लिए निकल गई। सांची जानवी के पास आके बोली, भाभी एक बात बोलूँ? जानवी बोली, हाँ कहिए ना। सांची थोड़ा उदास होकर बोली, भाभी भाई सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं, मुझसे उनका दर्द देखा नहीं जा रहा है, प्लीज़ आप भाई को माफ़ कर दीजिए ना। सांची की बात सुनकर जानवी बोली, सच सांची, लेकिन ये बात जो तुम जानती हो वो अधूरी है और सच में मेरी जगह पे रहकर एक बार सोचो कि अगर तुम्हारे पास लाने के लिए कोई तुम्हारी फैमिली को टॉर्चर करे, ऐसे इंसान से तुम कैसे प्यार कर सकती हो? लेकिन तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे भाई से बहुत प्यार किया है, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करते, ये सब दिखावा है।
वो कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते। वो तो बस मुझे पाना चाहते हैं और जिस दिन मैं उन्हें मिल गई ना, देखना उनका प्यार ख़त्म हो जाएगा मेरे लिए। वो सब सिर्फ उनके पैंतरेबाजी हैं जो मैं बहुत पहले जान चुकी हूँ। तुम्हारी तरह मुझे भी धोखा हुआ था कि राघव सर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जाह्नवी और सांची बात ही कर रहे थे कि वहाँ पे राघव आ गया और जाह्नवी को देखते हुए सांची से बोला, सांचू मुझे तेरी भाभी से अकेले में बात करनी है। राघव की बात पे सांची कुछ बोलती इसके पहले जाह्नवी सांची की तरफ देख के बोली, सांची माँ ने कहा है कि आपको मेरे साथ रहना है। फिर राघव बोला, सांचू मूव। सांची बेचारी कभी भी राघव की बात को टालती नहीं थी, लेकिन नीलिमा जी की बात भी मान के चलना था। तो वो बोली, भाई सॉरी, लेकिन आप भाभी से नहीं मिल सकते हैं। मुझे बड़ी माँ ने बोला है कि मैं आपको भाभी से दूर रखूं। राघव थोड़ा दर्द में बोला, सांची तू अपने भाई की बात नहीं मानेगी सच में? सांची ने सुना तो वो बोली, भाई ऐसा नहीं है, सब जानते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर वो जाह्नवी की तरफ देख के बोली, सॉरी भाभी, मैं बड़ी माँ की डांट सुन लूँगी, लेकिन भाई का दर्द नहीं देख पाऊँगी। इतना बोलकर वो रूम से चली गई। जाह्नवी ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राघव उसके सामने खड़ा हो गया, जिससे जाह्नवी पीछे हट गई। जाह्नवी अपनी नज़रें झुकाई हुई थी, तो राघव भी उसके पास आके थोड़ा सा झुकते हुए बोला, हे जान, तड़पाओ मत, बहुत मुश्किल से तुम्हारे करीब आ पाया हूँ, प्लीज़ एक किस करने दो मुझे, देखो मेरी तरफ, उठाओ अपनी नज़रों को। लेकिन जाह्नवी राघव की तरफ बिना देखे ही बोली, आप कुछ भी कर ले, लेकिन मैं आपके करीब नहीं आऊँगी। सांची को भी आपने बातों की जाल में फंसा लिया। राघव कुछ बोलना चाहता था, लेकिन तभी उसकी नज़र जाह्नवी की खुली हुई कमर पे गई, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट और खूबसूरत लग रही थी और राघव से टच करने के लिए पागल हुआ जा रहा था। इसलिए वो अपना हाथ बढ़ाने लगा जाह्नवी की कमर को टच करने के लिए, लेकिन तभी जाह्नवी दूर होकर बोली, सोचिएगा भी मत, हाथ मत लगाइएगा मुझे आप। जाह्नवी के इतना बोलते ही राघव गुस्से में लाल हो गया और ज़बरदस्ती जाह्नवी की कमर को कस के पकड़ते हुए उसके करीब आते हुए अपने दांतों को पीसते हुए बोला, जान तुम जानती हो ना कि मैं राघव से रघुवंशी हूँ और तुम मिसेस राघव से रघुवंशी हो, तो हक है मेरा तुम पे, मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, तो मुझे किस करने दो, नहीं तो मैं तो दूसरों का हक छीन लेता हूँ, फिर तो ये मेरा खुद का है। इतना बोलकर राघव जाह्नवी को किस करने के लिए आगे बढ़ा कि तभी वहाँ पे नीलिमा जी आई और राघव का कॉलर पकड़कर उसे जाह्नवी से दूर कर दिया और बोली, अभी तुझे समझाया था ना मैंने कि मेरी बेटी से दूर रहना, तो क्यों नहीं समझ आ रहा तुझे? मेरी बात नहीं समझना है मत समझ, लेकिन मेरी कमरे से बाहर निकल। इतना बोलकर नीलिमा जी राघव को कमरे से बाहर निकाल देती है और दरवाज़ा बंद कर देती हैं। राघव जो कि जाह्नवी को किस करने आया था वो तड़प कर रह जाता है जाह्नवी को जरा सा किस करने के लिए, लेकिन आज उसके तड़प को समझने वाला कोई नहीं था। सुबह का वक्त। नीलिमा जी जाह्नवी से बोली, बेटा आज छोटा सा मार्केट में काम है, तो तुम गार्ड्स के साथ चली जाओगी? मेरे सर में दर्द हो रहा है। जाह्नवी बोली, माँ आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी, लेकिन आपको दवा लेनी होगी। इतना बोलकर जाह्नवी ने नीलिमा जी को मेडिसिन दी, जिससे उनको जल्दी ही नींद आ गई और फिर जाह्नवी मार्केट गार्ड्स के साथ चली गई। जाह्नवी मार्केट से कुछ सामान लेकर कार की तरफ आ ही रही थी कि एक वैन जाह्नवी के सामने आके रुकी और जाह्नवी को अंदर खींच लिया। जाह्नवी को तो चिल्लाने का भी मौका नहीं मिला और उसके गार्ड्स देखते ही रह गए। चैप्टर 64। जाह्नवी को किसी ने वैन के अंदर खींच लिया था और जाह्नवी बिल्कुल समझ नहीं पाई, क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ था और जाह्नवी को क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया गया था, जिससे जाह्नवी बेहोश हो गई थी। इधर गार्ड्स ने नीलिमा जी को भी सारी बातें बता दी, जिसको सुनकर नीलिमा जी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। वो खुद से बोली, कौन है ये जिसको राघव का डर नहीं है? उसे जाह्नवी को उठाने का साहस कर लिया। राघव पता नहीं अब क्या करेगा, लेकिन कौन है जिसमें राघव से रघुवंशी को पत्नी को टच करने की हिम्मत आ गई है? तभी उनके दिमाग में कुछ आया और वो वहाँ से निकल गई। इधर जाह्नवी को एक और यहाँ रूम में बेड से बांधा गया था कि तभी उसे होश आया। उसे उठने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि उसके साथ कुछ हुआ है। वो ज़ोर से खुद को छुड़ाने लगी और साथ में वो चिल्ला भी रही थी कि तभी एक ब्लैक नकाबपोश उसके पास आया और उसके हाथ खोलने लगा, जिसको देख जाह्नवी खुद से बोली, एक बार हाथ खोल दे मेरा, मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। तूने बहुत गलत इंसान से पंगा लिया है कमीने। लेकिन जैसे जाह्नवी आज़ाद हुई, नकाबपोश ने जाह्नवी के कमर को कस के पकड़ लिया, जिससे जाह्नवी शॉक्ड हो गई और वो जाह्नवी के करीब आने लगा, जिसको देखकर जाह्नवी ने जोर से उसे धक्का दिया और एक उंगली दिखाकर गुस्से में बोली, दूर रहना मुझसे, तुम जानते नहीं हो मुझे, मिसेस राघव से रघुवंशी हूँ मैं, और मेरे पति को पता चला ना तो तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेंगे। लेकिन तब भी वो जाह्नवी के करीब आ रहा था। फिर उसने जाह्नवी के करीब आके अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया
और उसके चेहरे को देख के जानवी के तो होश ही उड़ गए। वो बोली, आपने मेरे साथ ऐसा किया? क्योंकि वो कोई और नहीं राघव था। वो जानवी के होंठों के करीब आके बोला, हाँ तो क्या करता मैं क्या करता? तुमने मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था। तड़प रहा था ना मैं तुम्हारे लिए। बोला था ना मैंने तुम्हें, बस एक किस करना चाहता हूँ तुम्हें, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मैंने बोला कि बोल दो माँ से कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, मुझे प्यार करती हो, लेकिन नहीं, तुमने मेरी ये बात भी नहीं मानी। जानवी की आंखों में आंसू थे। वो बोली, सच, आप हर बार अपने गिरने की हद को कितनी पार करेंगे। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसा करेंगे। ज़बरदस्ती तो समझ में आई थी बात, लेकिन अब आप ज़बरदस्ती किडनैप भी करेंगे? राघव जानवी की गर्दन को अपने एक हाथ से पकड़कर बोला, देख लिया ना मेरा पागलपन, तो अब मुझे अपने मन की कर लेने दो। इतना बोलकर राघव जानवी के पास जाने के लिए आगे बढ़ा तो जानवी बोली, हाँ तो कीजिए, लेकिन मैं आपको अपने करीब आने नहीं दूंगी। और अगर आपने आज सच में मेरे साथ कुछ कर भी लिया ना मिस्टर राघव सिंह रघुवंशी, मैं बोल रही हूँ, ज़िंदगी भर आप किसी के भी प्यार के लिए तरसते रह जाएंगे, जिसमें आपको बहुत मिलेंगे, कुछ आपके रुतबे से, कुछ ओहदे से, और कुछ आपकी खूबसूरती पे। पर प्यार वो होता है जो जिस्म से नहीं बल्कि आत्मा से होता है, लेकिन आपके लिए प्यार सिर्फ आपकी हवस है। इतना बोलकर जानवी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया तो राघव ने जानवी के गालों को कस के पकड़ के अपनी तरफ किया और गुस्से में बोला, अगर तुम्हें यही समझना है तो यही सही, लेकिन मुझे नहीं तड़पना है तो तुम्हें तो खुद ही को मुझे सौंप देना चाहिए, जिस्म हो या आत्मा। तुम्हारी हर चीज़ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। इतना बोलकर राघव जानवी को कस के पकड़कर उसे जानवरों की तरह किस करने लगा। राघव को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जानवी को खा जाएगा। वो भूखे शेर की तरह जानवी को किस कर रहा था। राघव के किस करने से जानवी के होंठों से खून आ रहे थे, लेकिन राघव तो जैसे जानवी को पाने के लिए पागल हो गया था। उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि जानवी उसे खुद से दूर करने के लिए छटपटा रही थी। फिर राघव ने जानवी के ब्लाउज़ को उतारने की कोशिश की, लेकिन जानवी ने उसे खुद से दूर किया और उसे ये करने से रोक दिया, जिससे राघव ने गुस्से में जानवी के ब्लाउज़ का स्लीव ही फाड़ दिया और जानवी के ऊपर आके उसके साथ जानवरों जैसा बिहेव करने लगा। जानवी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन राघव को तो हिलाना भी बहुत मुश्किल था। फिर वो बेचारी दूर कैसे करती, और वो भी तब जबकि राघव पे भूत सवार हो। ये सब चल ही रहा था कि तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। राघव ने मुड़कर देखा तो सामने नीलिमा जी खड़ी थी। ये देखकर जानवी भी जल्दी से भाग के नीलिमा जी के पास आ गई और उनके पीछे खड़ी हो गई। जानवी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। फिर नीलिमा जी ने जानवी की तरफ देखा, जिसके होंठों पर अब भी खून आ रहा था और उसके लिपस्टिक फैल गई थी, उसके कपड़े फटे हुए थे। ये सब देखकर नीलिमा जी ने राघव की तरफ देखा, जिसके लिप्स पर जानवी के लिपस्टिक के साथ साथ जानवी के होंठों का खून भी लगा हुआ था। ये सब देखकर नीलिमा जी का गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने खींचकर एक थप्पड़ राघव के गालों पर जड़ दिया। थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि उसकी आवाज़ कुछ वक्त तक गूंज रही थी। राघव ये देखकर शौक में था, क्योंकि आज तक उसे चाहे जो भी किया हो, लेकिन उसके ऊपर किसी ने भी हाथ नहीं उठाया था, क्योंकि नीलिमा जी के साथ साथ सब राघव को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते थे। थप्पड़ की वजह से माहौल में बहुत सन्नाटा हो गया था। चैप्टर 65। नीलिमा जी ने राघव को बहुत ज़ोर का थप्पड़ मारा था और ये देखकर राघव और जानवी दोनों ही चौंक गए थे। राघव अपने गालों पर हाथ रखते हुए बोला, माँ आपने मुझे मारा? नीलिमा जी गुस्से में बोली, हाँ, जो कि मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन तेरे प्यार में हम इतने पागल हो गए थे कि तू जानवर हो गया। देख एक बार जानवी की तरफ, क्या हालत कर दी है बेचारी की। नीलिमा जी के कहने पर राघव ने एक बार जानवी की तरफ देखा, जिसके होंठों से खून आ रहे थे और वो सहमी हुई थी, और ये देखकर राघव को बहुत बुरा लग रहा था। नीलिमा जी बोली, देखना एक बार, तूने चील कौवों की तरह से नोचा है तूने उसे। तू कहता है ना कि तू जानवी तेरी बीवी है, तो क्या ऐसे बिहेव करते हैं अपनी बीवी के साथ? अगर ये करने की जगह तूने मुझसे कहा होता ना कि तुझे तेरी बीवी चाहिए, तो शायद आज मुझे इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन आज जो कुछ भी तूने किया है, उसके बाद तो मैं खुद चाहती हूँ कि जानवी तुझसे कभी प्यार न करे। तू सिर्फ उसके जिस्म को नोचना चाहता है और कुछ नहीं। नीलिमा जी के बोलते ही राघव चिल्लाकर बोला, माँ प्लीज़ जहर दे दो, लेकिन ये श्राप मत दो कि जानवी मुझसे प्यार न करे। मर जाऊँगा मैं उसके प्यार के लिए, बहुत तरसता हूँ मैं, हर दिन हर रात, हर एक पल मेरी ज़िंदगी है, मेरी जान। नीलिमा जी बोली, तुझे क्या लगता है कि तेरे ये करने के बाद जानवी तेरी तरफ देखेंगी? कभी नहीं, और अगर देखना भी चाहेगी ना, तो मैं उसे कभी देखने नहीं दूंगी। तू जानवी की शक्ल देखने के लिए भी तरस जाएगा। ये नीलिमा देवराज सिंह रघुवंशी का वादा है तुझसे।
इतना बोलकर नीलिमा जी जानवी को लेकर वहाँ से चली गई। लेकिन इधर राघव को बहुत तकलीफ हो रही थी। वो चाहता था कि जानवी उसके पास आए, उसे किस करे, उसे प्यार करे, लेकिन जानवी तो जा चुकी थी। और फिर नीलिमा जी ने जो कुछ भी कहा था वो होके रहेगा, क्योंकि नीलिमा जी एक बार जो कहती थी वो कर कर रहती थी। ये सोचकर कि अब राघव जानवी को नहीं देख पाएगा, उसे और गुस्सा आ रहा था। इसलिए उसने वहाँ पे रखा सारा सामान तोड़ना स्टार्ट कर दिया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो बोला, क्यों क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो? मुझे नहीं रहना तुम्हारे बिना। तुम्हारे प्यार के आगे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी मर गई है। मैं मर जाऊँगा, लेकिन तुम्हें मेरा प्यार ही नहीं दिखाई दे रहा है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि सांसें भी तुम्हारे नाम की चल रही है, सिर्फ तुम ही सांसों में आती हो। राघव ये सब इतना ज़ोर से चिल्लाकर बोल रहा था कि उसकी आवाज़ दूर दूर तक गूंज रही थी। फिर वो उठकर अपने दूसरे फार्म हाउस चला गया, क्योंकि जब से जानवी उसे छोड़कर गई थी वो अपने पहले फार्म हाउस पर नहीं आता था, क्योंकि जानवी की यादें उसे मार देने वाला काम करती थी। अपने फार्म हाउस आके उसने कुशल को बुलाया और बोला, जाके अभी वो आदमी को लेकर आओ जिसने ऑफिस में कोई फ्रॉड किया है, अभी के अभी। राघव ये सब इतने ज़ोर से बोल रहा था कि कुशल समझ गया था कि राघव सिर्फ अपने दिल का दर्द निकालना चाहता है। कुछ ऐसा है जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा है, और इस वक्त जानवी के लिए उसका प्यार ही उसका दर्द बन गया। ये बात भी कुशल जानता था, क्योंकि जानवी के जाने के बाद तो राघव पत्थर हो गया था। किसी बात से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन राघव ने जो कहा था वो तो वो करता ही था। इसलिए वो गया और वो आदमी को ले आया। राघव को सब बहुत अच्छे से जानते थे, और राघव की सज़ा को भी। और अब तो राघव बहुत गुस्से में था और दर्द में भी। तो अब कैसे सज़ा उस आदमी को मिलने वाली थी, इस बात से वो आदमी डर से काँप रहा था। जब उस आदमी को लाया गया तो राघव सोफे पे अपना सर झुकाए हंटर लेकर बैठ गया। ये देखकर उस आदमी की तो रूह तक काँप गई। लेकिन जैसे ही राघव ने अपना चेहरा उठाकर सामने आदमी को देखा तो वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि राघव को देखकर पूरे हैवान वाली फीलिंग आ रही थी। वो इस वक्त इतना भयानक लग रहा था कि एक वक्त के लिए कुशल भी उसे देखकर डर गया था। फिर राघव बिना कुछ बोले उस आदमी को हंटर से जोर से पीटने लगा, और वो सब बात याद करने लगा जो कि नीलिमा जी ने बोली थी, और वो भी जब जानवी उसे खुद से दूर कर रही थी, जिसकी वजह से राघव और भी पागल हो रहा था। जब वो थक गया और वो आदमी बेहोश हो गया तो फिर राघव रघुवंशी पैलेस चला गया। लेकिन वो एक बार जानवी से मिलना चाहता था, लेकिन जानवी नीलिमा जी के रूम में थी और वो खुद तो राघव के पास आने से रही। इसलिए राघव ने सोचा कि वो खुद जाके जानवी से मिलेगा। ये सोचकर वो बाहर गया और नीलिमा जी के कमरे की खिड़की की तरफ आया और खिड़की से अंदर कूद गया। लेकिन उसे जानवी कहीं भी रूम में नज़र नहीं आ रही, इसलिए वो रूम में चेक करने चला गया कि तभी उसके सामने नीलिमा जी अपना हाथ सामने सीने से बांधे हुए खड़ी थी। लेकिन राघव के फेस पे कोई हैरानी नहीं थी, क्योंकि वो अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानता था। नीलिमा जी तंज भरी मुस्कान के साथ बोली, क्यों जानवी चाहिए तुम्हें? लेकिन वो तो तुम्हें नहीं मिलेगी। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं तुम्हें जानवी की शक्ल भी नहीं देखने दूंगी, तो देखा मैंने कर दिया ना। अब निकलो यहाँ से। राघव नीलिमा जी के सामने बेबस खड़ा था। जिस जानवी को वो पूरी दुनिया से चुरा कर छीन लाया था, अब उसी जानवी को वो देख भी नहीं पा रहा था। वो चुपचाप अपने रूम में लौट आया और अपने रूम में जानवी की तस्वीर देखने लगा। लेकिन उसके कमरे में एक भी तस्वीर नहीं थी जानवी की। ये देखकर उसने ज़ोर से शंभू का नाम पुकारा तो शंभू आके खड़ा हो गया। शंभू को देखकर राघव ने बोला, जान की तस्वीरें कहाँ गई? कहाँ रख दिया तूने? शंभू सर झुका के बोला, मालिक, वो बड़ी मालकिन ने मुझसे कहा था कि ये सब हटाने का। राघव ने जब ये सुना तो वो जैसे पागल ही हो गया था। वो बोला, ठीक है, तुम जा सकते हो। फिर वो जल्दी जल्दी अपना फ़ोन देखने लगा, जिसमें उसने वॉलपेपर पर अपनी जानवी की तस्वीर लगाई हुई थी। लेकिन उसमें भी कहीं भी जानवी की तस्वीर नहीं दिख रही थी कि वो खुद को शांत कर ले थोड़ा सा। इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। और उसी वक्त देवराज जी घर आ गए थे और राघव की आवाज़ सुनकर वो अपने बेटे को देखने चले गए। लेकिन नीलिमा जी ने उन्हें रोक दिया और सब बता दिया। लेकिन बात देवराज जी के इकलौते बेटे की थी और वो नीलिमा जी की भी बात को नहीं टाल सकते थे, इसलिए वो राघव से मिलने नहीं जा पाए। ऐसे ही कई दिन गुजर गए और राघव अपना गुस्सा कभी खुद पे निकालता और कभी दूसरों पे, क्योंकि सच में नीलिमा जी ने उसे जानवी की झलक तक नहीं देखने दी और ना ही उसे कहीं से कोई तस्वीर मिल रही थी जानवी की, और वो सिर्फ जानवी की एक झलक देखने के लिए तरस गया था। लगभग 1 महीने बाद बारिश का मौसम था और राघव लैपटॉप पर रात में काम कर रहा था, क्योंकि जानवी के जाने के बाद वो सिर्फ काम करता था, जिससे शायद वो जानवी को कुछ वक्त के लिए भूल सके। लेकिन जानवी तो इसके रोम रोम में बसी हुई थी, इसलिए वो चाहे खुद को कितना भी व्यस्त कर ले, वो जानवी को नहीं भूल पाता था। राघव काम कर रहा था कि तभी उसे पायल की आवाज़ सुनाई दी और राघव को लगा कि शायद जानवी है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे पायल की आवाज़ सुनते हुए चला जा रहा था। और फिर वो टेरेस पे पहुंच गया। सामने का नज़ारा देखकर राघव के पसीने छूट रहे थे, क्योंकि सामने जानवी हल्के पीले रंग की साड़ी और खुले बालों में बारिश में अपने हाथों को फैलाकर भीग रही थी। राघव ने जानवी को बहुत दिनों बाद देखा था
वो भी इस तरह से। और वो जाह्नवी के पास जाने के लिए पागल हो रहा था, इसलिए वो जाह्नवी के पास जाने लगा। लेकिन जैसे ही जाह्नवी की नज़र राघव पे पड़ी तो वो वहाँ से जाने लगी। लेकिन राघव ने जाह्नवी का हाथ पकड़ लिया और उसके होठों के करीब आके बोला, प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे प्यार करो ना जान। राघव ने जब ये कहा तो जाह्नवी राघव की तरफ तिरछी नज़र से देखकर तंज भरी मुस्कान के साथ बोली, प्यार, और वो भी आपसे? वही तो किया था जिसकी सज़ा आज तक भुगत रही हूँ, और अब भी प्यार कर लूँ। लेकिन हाँ, पहले आप कहे होते तो शायद मैं मान भी जाती, लेकिन आपने उस दिन जो मेरे साथ किया उसके बाद तो मैं आपसे नफ़रत भी नहीं करती हूँ। राघव आस भरी नज़र से जाह्नवी को देख रहा था कि जाह्नवी फिर बोली, अब आपसे घिन आती है मुझे, प्यार की बात तो बहुत दूर है मिस्टर रघुवंशी। इतना बोलकर जाह्नवी राघव का हाथ झटक कर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाह्नवी की नफ़रत से राघव को बहुत तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए वो बोला, ओके जान, तुम चाहती हो ना कि मैं तुमसे दूर रहूं, तो ठीक है, अब मैं तुम्हारे सामने भी नहीं आऊँगा।